नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में आज हम लोग बात करेंगे मौर्योत्तर कला के बारे में। अभी तक हमने स्तूप के बारे में पढ़ लिया है। जो अगला हमारा आएगा मौर्योत्तर कला में वो है चैत्य। तो देखिए, चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधित। सातवाहन शासकों के संरक्षण में महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में चैत्यों का निर्माण कराया गया। जैसे आप देखेंगे तो भज, कार्ले, वेदसा, कन्हेरी, अजंता आदि स्थलों से चैत्यों के प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। इन चैत्यों की सामान्य विशेषता ये है कि पहाड़ों को काटकर विशाल हाल का निर्माण कराया गया। प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल की तरह तोरण का निर्माण कराया गया। हाल के दोनों तरफ श्रृंखलाबद्ध स्तंभ बनाए गए। हाल के अंतिम छोर पर स्तूप तथा प्रदक्षिणा पथ भी देखने को मिल जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है विहार। तो विहार मौर्य काल की तरह इस काल में भी गुफा विहार की जानकारी मिलती है। सातवाहन काल में पश्चिम भारत में चैत्य के नजदीक ही विहारों का निर्माण भी देखने को मिल जाता है। जैसे भज, कार्ले, वेदसा ये आपको देखने को मिलते हैं। सातवाहनों के अतिरिक्त कुषाण शासक कनिष्क सुई विहार का निर्माण कराते हैं। कलिंग के शासक खारवेल ने उदयगिरी, खंडगिरी की पहाड़ियों में विहारों का निर्माण कराया। इन विहारों की सामान्य विशेषता ये है कि यहाँ पे आपको इन विहारों में आपको प्रवेश द्वार देखने को मिलता है, मंडप मिलता है, साथ ही साथ छोटे छोटे कमरे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। स्तंभ और पिलर इसमें लगे हुए आपको देखने को मिलते हैं। कलात्मक दृष्टिकोण से कार्ले का चैत्य सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। मूर्तिकला की बात की जाए तो मूर्तिकला में आपको तीन प्रकार की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। जो पहला आपको देखने को मिलती है वो है गांधार कला। फिर उसके बाद आप देखते हैं तो अगला आता है मथुरा कला। मथुरा कला के बाद जो अगली आएगी मूर्तिकला की शैली वो है अमरावती मूर्तिकला शैली। तो अगर हम बात करें गांधार कला की, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, प्रमुख केंद्र क्या रहे हैं, इसके संरक्षक कौन से शासक रहे हैं, या फिर मूर्ति निर्माण की सामग्रियां क्या रही हैं, या फिर इन मूर्तियों की सामान्य विशेषताएं, या फिर गांधार मूर्तिकला का पतन कैसे हुआ, या फिर गांधार मूर्तिकला पतन के साथ निरंतरता के दौर में भी चलती आई। इन सभी चीजों की आज हम लोग बात करेंगे। तो पृष्ठभूमि की बात करें तो गांधार की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो यह विभिन्न संस्कृतियों का मिलन स्थल रही है। क्योंकि आप देखेंगे तो भारत के उत्तर पश्चिम में आपको गांधार देखने को मिलता है, जो कि अरब अरब के क्षेत्र हो गया, इराक, ईरान से जुड़ा हुआ क्षेत्र आपको देखने को मिलता है गांधार। अब इससे क्या होता था, मिस्र, रोम वगैरह जो भी चीजें होती थी वहां का कला यहाँ पे भारत में जब होता था, इंटर करता था, तो पहले गांधार कला से मिक्स हुआ करता था। तो ये आप देखेंगे तो उत्तरापथ एवं रेशम मार्ग में अवस्थित होने के कारण आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना गांधार। इसके अतिरिक्त कुषाण शासकों के संरक्षण में भी लंबे समय तक राजनीतिक स्थिरता बनी रही। चूंकि कुषाणों का गंगा घाटी पर भी नियंत्रण था, फलतः उत्तर भारत के कला शिल्पियों की पहुंच भी इन क्षेत्रों तक थी। कुषाण शासकों ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। साथ ही साथ आप देखेंगे तो मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और गांधार के क्षेत्र में मानव मूर्ति निर्माण की परंपरा भी प्रचलित थी, विशेषकर यूनानियों के प्रभाव के कारण। क्योंकि कुषाणों से पूर्व इन क्षेत्रों पर लंबे समय तक यूनानियों का शासन रहा है, यही कारण माना गया है। प्रमुख केंद्र की बात करें, गांधार मूर्तिकला का जो प्रमुख केंद्र रहा है वो कपिसा रहा है, बामियान रहा है, बेग्राम रहा है, पेशावर। तो कापिसा, बामियान, बेग्राम, पेशावर ये गांधार मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र हैं। संरक्षक की बात करें, गांधार मूर्तिकला को संरक्षण किससे प्राप्त हुआ था, तो कुषाण शासकों द्वारा। विशेषकर कनिष्क के समय आप देखेंगे तो ज्यादा प्रभावी रही है गांधार मूर्तिकला। और निर्माण सामग्री की बात किया जाए तो गांधार मूर्तिकला का जो निर्माण सामग्री के तौर पे प्रयोग होती थी चीजें, उसमें आप देखेंगे तो भूरे व काले रंग का पत्थर,
चूना पत्थर, मिट्टी इत्यादि देखने को मिलते हैं। विषय की बात करें तो मुख्यतः बुद्ध या बोधिसत्व से संबंधित मूर्तियां, इसके अतिरिक्त यक्ष, यक्षिणी, यूनानी देवी देवताओं की आपको मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। सामान्य विशेषताओं की बात किया जाए गांधार मूर्तिकला की सामान्य विशेषता, तो बुद्ध की मूर्तियां आसन एवं स्थानक, स्थानक मीन्स होता है स्टैंडिंग, दोनों ही रूप में आपको देखने को मिल जाती हैं। साथ ही बुद्ध की इन मूर्तियों में हाथ के विभिन्न मुद्राएं भी आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे ध्यान की मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, अंजुलि मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा। ये सभी प्रकार की आपको मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। ये मूर्तियां बुद्ध के जीवन के विभिन्न घटनाओं से संबंधित हैं तथा बड़ी संख्या में बोधिसत्व से भी संबंधित मानी जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।